मैं कभी भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात रेडियो ने मुझे दिखाया कि सबसे बुरी आत्मा किसी मरे हुए की नहीं होती, वो किसी ऐसे की होती है जो अभी भी सांस ले रहा है, कोई जो वहां मौजूद था। ये मेरे साथ इसी साल फरवरी में हुआ और तब से रेडियो की हर खरखराहट मेरी रूह कंपा देती है। उस सन्नाटे में वो आवाज, उसने पुकारना बंद नहीं किया। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूं और मेरी विशेषज्ञता मुझे भारत के सबसे दूर दराज कोनों में ले जाती है। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि जहां मोबाइल का सिग्नल दम तोड़ देता है, वहां भी संचार पहुंच सके। इसी साल फरवरी में मैं अकेले सुंदरबन के बीचों बीच एक रिपीटर स्टेशन पर गया था, एक ऐसी जगह जहां खामोशी को सिर्फ हवा और जानवरों की आवाजें तोड़ती हैं। सभ्यता के सबसे करीबी ठिकाने तक पहुंचने के लिए भी 200 किलोमीटर से ज्यादा का कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है। मेरा काम रोजमर्रा का था, लगभग उबाऊ, एक खराब ट्रांसमीटर को बदलना जो हफ्तों से ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैं मंगलवार को शाम के करीब 4 बजे वहां पहुंचा। आसमान गहरे नीले रंग का था और उस इलाके की जानी पहचानी उमस भरी गर्मी त्वचा से चिपक रही थी। स्टेशन खुद एक धातु का कंटेनर था जिसके चारों ओर सोलर पैनल और ऊंचे ऊंचे एंटेना लगे थे, और ये सब घने हरे भरे जंगल के बीच में था। मेरे जैसे इंसान के लिए जो आत्मनिर्भरता और अकेलेपन को पसंद करता है, वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। मैंने वहां बने एक छोटे से सपोर्ट हाउस के बरामदे में अपनी चारपाई बिछाई, जहां गीली मिट्टी और जंगल की महक हवा में घुली हुई थी। HF कम्युनिकेशन रेडियो एक येसु FT 891 डायरेक्शनल एंटेना से जुड़ा हुआ था, जिसे सैकड़ों किलोमीटर दूर कंट्रोल पोस्ट की दिशा में सावधानी से सेट किया गया था। अतिरिक्त बैटरियां ये सुनिश्चित कर रही थीं कि बिना धूप के भी बिजली रहे। मैंने अपना सादा सा रात का खाना तैयार किया, इंस्टेंट नूडल्स, और खाते समय मैंने रेडियो को जनरल लिसनिंग फ्रीक्वेंसी पर चालू छोड़ दिया ताकि मौसम की जानकारी या किसी आपातकालीन कॉल के बारे में पता चलता रहे। सुंदरबन की रात की आवाजें, मेंढकों का टर्राना, कीड़ों की भिनभिनाहट, किसी जानवर की दूर से आती हुई आवाज मेरे आराम के लिए एक बेहतरीन संगीत की तरह थीं। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, शांति और नियंत्रित अकेलेपन का एक आदर्श नजारा। लेकिन बुधवार की रात की शांति भंग हो गई। रात के करीब 10 बजे जब मैं अपने हेडलैम्प की धीमी रोशनी में सोलर पैनल का वोल्टेज जांच रहा था, एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। येसु रेडियो से एक कमजोर, रुक रुक कर आती हुई आवाज जो तेज खरखराहट की लहर में लगभग डूब रही थी। मेरी पहली प्रतिक्रिया इसे नजरअंदाज करने की थी। मैंने सोचा कि ये सिर्फ वायुमंडलीय हस्तक्षेप होगा, शायद किसी दूर के तूफान की वजह से, जो इन इलाकों में आम बात है। फिर भी कमजोर सिग्नल से निपटने की आदत के कारण मैंने आवाज को अलग करने की कोशिश करते हुए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया। आवाज बनी रही और ये महसूस करते ही मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई कि ये मदद के लिए एक पुकार लग रही थी। लेकिन शब्द समझने में मुश्किल हो रहे थे और भाषा भी ऐसी थी जिसे मैं तुरंत पहचान नहीं पाया। ये एक हताश फुसफुसाहट थी, एक ऐसी चीख जो बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। मैं बढ़ती हुई घबराहट के साथ डायल को घुमाता रहा। रात के 11:15 पर तकनीक का चमत्कार या शायद खौफ की शुरुआत हुआ। आवाज ज्यादा साफ हो गई, निसंदेह एक महिला की, और शब्द जो अब खरखराहट के बीच साफ सुनाई दे रहे थे एक डेसिबेल गुहार थे। मदद करो, मेरी मदद करो, वे यहाँ हैं, मैं बाहर नहीं निकल सकती। उसी पल अकेलेपन की शांति बेचैनी में बदल गई। कोई इतनी दूर दराज जगह से बिना किसी पहचान के एक ओपन फ्रीक्वेंसी पर मदद क्यों मांग रहा होगा? मैंने रेडियो का माइक्रोफोन उठाया, मेरा हाथ हल्का कांप रहा था। रिपीटर स्टेशन X1, यहाँ इंजीनियर रोहन बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? कृपया अपनी लोकेशन बताएं। इसके बाद जो खामोशी छाई वो बहुत भारी थी, जिसे सिर्फ रेडियो का सफेद शोर तोड़ रहा था। फिर लाइन पर एक अलग आवाज आई, कुछ भारी घिसटने की आवाज, जैसे किसी चीज को कच्ची जमीन पर घसीटा जा रहा हो, और उसके बाद एक धातुई क्लिक की आवाज। आवाज फिर लौटी, अब एक खुरदरी फुसफुसाहट जिसमें सिर्फ खौफ भरा था। उन्होंने सुन लिया, वे मुझे ढूंढ लेंगे, प्लीज। हस्तक्षेप की एक नई लहर ने लाइन को घेर लिया, पहले से कहीं ज्यादा तेज। लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग था, एक लयबद्ध गुण, जैसे कि ये जानबूझकर किया गया हो, किसी भी संचार को रोकने के इरादे से। ऐसा लगा जैसे लाइन के दूसरी तरफ कोई मुझे सुनने से, मदद करने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। ये एहसास कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है मेरे अंदर ठंड बनकर बैठ गया। वो धातुई क्लिक, जमीन पर घिसटने की आवाज,
वो शब्द उन्होंने सुन लिया, वे मुझे ढूंढ लेंगे, मेरे दिमाग में गूंज रहे थे और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने माइक्रोफोन बंद कर दिया। मेरा दिल एक अनियंत्रित ढोल की तरह सीने में धड़क रहा था। मैंने तर्क करने की कोशिश की। शायद ये मदद के लिए एक झूठी कॉल हो, एक रेडियो टेस्ट या किसी ऐसे का मजाक जिसके पास ऐसा ही उपकरण हो। लेकिन वो आवाज मजाक करने वाले की नहीं थी। वो शुद्ध डेसस्पोआर की आवाज थी। मैं बरामदे में स्थिर खड़ा रहा। मेरा हेडलैम्प स्टेशन के चारों ओर घने अंधेरे को चीर रहा था। सुंदरबन की सामान्य आवाजें अब बढ़ गई थीं। हर मेंढक की टर्राहट, हर टहनी का टूटना एक आने वाले खतरे जैसा लग रहा था। मैंने एंटीना की ओर देखा, जो बिना तारों वाले आसमान के खिलाफ धातु के ऊंचे कंकालों की तरह खड़े थे, और अचानक मुझे लगा जैसे वे मुझे घूरती हुई आंखें हैं। रेडियो से फिर आवाजें आने लगीं, लेकिन अब ये वो डेसेस्पेरे आवाज नहीं थी। ये एक अलग तरह का हस्तक्षेप था, एक तेज और लगातार शोर, जैसे कोई ऊंची फ्रीक्वेंसी पर सीटी बजा रहा हो, जो बाहर से आती हुई लग रही थी। मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा। ये सामान्य नहीं था। मैंने अपना सर्वाइवल चाकू उठाया, जिसे मैं हमेशा साथ रखता हूं। उसका ठंडा ब्लेड मेरी पसीने से तर हथेली से सटा हुआ था। ये लड़ने के लिए नहीं था, पर कुछ तो था। मैंने कंटेनर के धातु के दरवाजे की ओर देखा, जहां मुख्य ट्रांसमीटर रखा था। वो बंद था, जैसा मैंने उसे छोड़ा था। अचानक एक धीमी घिसटने की आवाज आई। ये पास से आ रही थी, बहुत पास से, जंगल से नहीं बल्कि स्टेशन से ही। धातु के धातु से रगड़ने की आवाज जो बरामदे के नीचे से आ रही थी। मैं जम गया। मैंने अपनी सुनने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। ये बहुत धीमी थी, लेकिन अनमिस्टेकेबल थी। कोई कंटेनर के आधार पर कुछ कर रहा था। मेरी नजरें बैटरियों पर गईं, उन केबलों पर जो एंटीना तक जा रहे थे। कुछ किया जा रहा था। बरामदे के किनारे पर एक हाथ दिखाई दिया, मिट्टी से सना हुआ, जिसमें एक छोटा सा तार काटने वाला प्लास था। हाथ एक पल के लिए रुका, जैसे हवा को महसूस कर रहा हो, और फिर एक बैटरी के तारों पर काम करने लगा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रात पूरी तरह से काली थी और मैं किसी भी मदद से मीलों दूर था। डर ने मेरे अंगों को सुन्न कर दिया, लेकिन बचने की एक छोटी सी चिंगारी जली। रेडियो, जो अब एक तेज और असहनीय सीटी की आवाज निकाल रहा था, ठीक मेरे बगल में था। बैटरी पर काम करने वाला हाथ अपना काम मेथोडिकल तरीके से कर रहा था। मैंने रेडियो उठाया, आवाज की दिशा में निशाना साधा, और एक चीख के साथ जो एक खुरदरी हाफ की तरह निकली, मैंने ट्रांसमिशन का बटन दबा दिया। जो कुछ भी मेरे दिमाग में आया, हिंदी और अंग्रेजी में बोलता रहा। कौन बोल रहा है और लोकेशन दोहराता रहा। हाथ रुक गया, प्लास गिर गया। एक अनंत सेकंड के लिए कोई आवाज नहीं। फिर कंटेनर के दरवाजे पर एक जोरदार धक्के ने मुझे पीछे फेंक दिया। दरवाजा टूट गया और उस खुली जगह में मेरे मोबाइल की टॉर्च से पड़ रही हल्की रोशनी के सामने मैंने एक आकृति देखी। कोई चेहरा नहीं, बस किसी लंबे व्यक्ति का सिलुएट, जिसने कुछ गहरा और एक हुड पहना हुआ था। मैं और कुछ नहीं देख सका। रेडियो की सीटी अचानक बंद हो गई। एक पूर्ण और अब्सोल्यूट खामोशी छा गई, जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। सदमे और बचने की प्रवृत्ति ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं टूटे हुए दरवाजे से दूर लुढ़क गया। हुड वाली आकृति अंदर आ रही थी। मैं कार की ओर भागा, अंधेरे में ठोकर खाता हुआ। मेरे पीछे के कदमों ने पीछा करने की पुष्टि की। मेरे हाथ इतने पसीने से तर थे कि चाबी मुश्किल से इग्निशन में जा रही थी। इंजन आखिरकार चालू हो गया। रिवर्स करते समय मैंने उस सिलहूट को खड़ा देखा, जो देख रहा था लेकिन पीछा नहीं कर रहा था। मैं पगडंडियों पर पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा। डर मुझे रास्ता दिखा रहा था। सुबह होते होते मैं एक छोटे से गांव पहुंचा और सीधे पुलिस स्टेशन गया। मैंने सब कुछ बताया, वो कॉल, हस्तक्षेप, कटे हुए तार, वो आकृति। इंस्पेक्टर ने सुना, लेकिन जवाब निराशाजनक था। बिना ठोस सबूत के, बिना किसी गंभीर अपराध के हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इन इलाकों में ये आम बात है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। आम सबसे डरावना शब्द था।
एक हफ्ते बाद एक हॉकी या रेडियो फोरम पर मुझे कुछ और भी बुरा पता चला। दूर दराज इलाकों से अन्य अकेली रिपोर्टें, जिनमें रेडियो पर मदद की कॉल, लयबद्ध हस्तक्षेप और उपकरण की विफलता की समान घटनाएं थीं। हमेशा मेरे अनुभव के आसपास की तारीखों में कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया, बस एक भयावह पैटर्न और सन्नाटे में बना रहने वाला डर। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे घर के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, तब भी जब मैं अंदर होता हूं। मैं अपने उपकरणों के तारों और बैटरियों को जुनून की हद तक जांचता हूं। मैं दूर दराज के इलाकों से बचता हूं। खामोशी मुझे डराती है और रेडियो की खरखराहट मुझे उछाल देती है। हर अप्रत्याशित शोर, आंख के कोने में हर परछाई मुझे उस आकृति की याद दिलाती है। एक बार काम के सिलसिले में एक यात्रा के दौरान दूसरे शहर के एक होटल में मुझे एक गुमनाम भेजने वाले से एक ईमेल मिला। बस एक वाक्य, क्या अब भी वो आवाज सुन रहे हो? वो ईमेल सेकंडों में डिलीट कर दिया गया, लेकिन देखे जाने का एहसास कि ये सब खत्म नहीं हुआ है मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं कि वे जानते हैं कि मुझे कहां ढूंढना है और मैं कुछ नहीं कर सकता।